से जो सरकार सत्ता यहाँ पर थी उसका एकमात्र मकसद यही रहा था, बेशक संविधान बन गया हो लेकिन जिनके लिए संविधान बना है उनको आगे नहीं आने देना है। एक वर्ग को मिला हुआ था वो तो बाबा साहब के कुछ ऐसा मिलने वाला जो था वो मिला नहीं। तो ये शुरू से ये सत्ता का खेल रहा है और इस देश को जो हिंदू राष्ट्र आज जो बात हो रही है ये बात आज की नहीं है। ये तो आपको 1950 का एक ऑर्डिनेंस आता है जिसमें कहा जाता है कि नॉन हिंदूज आर नॉट एलिजिबल एससी बेनिफिट। तो आपका हिंदू राष्ट्र का ऑर्डिनेंस पास हुआ था। हम इस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि हम पहली जनरेशन है, हम खुद पढ़े और हम समझे। हमारे पीछे के जनरेशन न पढ़े पाए थे न वो हमें समझा पाए थे। तो इसके लिए हम कई नौकरी मैंने छोड़ी, कलर की थी, इंस्पेक्टर की थी, डी रैंक की। मुझे आना था यहाँ पर समझने के लिए कि आखिर टॉप लेवल पर जब तक हम नहीं जाएंगे, जिसके लिए बाबा साहब ने बात की थी, उनको तो जज बनाया जा रहा था, चीफ जस्टिस बनाया जा रहा था अंग्रेज के समय में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं मुझे उसके लिए नहीं आए, हम आए हैं अपने समाज के काम करने के लिए और उनको सिस्टम तैयार करके देने का। तो मुझे उस पीछे वाला कि मैंने 3-4 नौकरी छोड़ करके आया इस सिस्टम में कि मुझे तो जाना है वहां पर जहां पर अपने लोगों के लिए मुझे काम करना है। और जब आया और यहाँ देखा तो हमें एंट्री नहीं थी। हम पढ़ तो लिए, लॉ कर लिए, आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर लीजिए, छोटे मोटे आप जज बन जाइए, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की बात आती है तो हम लोगों के लिए एंट्री सीधे रोक ली गई है। पहले तो जो जज इनके होते थे वो कुछ तो संविधान की लाग ख्याल रखते थे और कुछ तो वो करते थे, ऐसे कई जजमेंट भी आए, लेकिन आप उन्हीं जजमेंट पे ये लोग पलट रहे हैं, अपने ही जजमेंट पे ये लोग खारिज कर रहे हैं कि जो इन्हें मिल गया उन्हें भी अब नाम मिलना चाहिए, वो उसको कैसे खत्म किया जाए। और इसको रोकने के लिए जो आज एक कॉलेजियम सिस्टम आया है, इसका मेन मकसद है कि जुडिशरी में किसी तरह बहुजन जजों को बहाली पर रोकना, बहुजन लोगों का जुडिशरी, हायर जुडिशरी में प्रवेश को रोकना। क्योंकि जुडिशरी जो है यहाँ का अगर आप देखें तो सबसे सुप्रीम पावर आज के देश में है। अगर कोई विधायिका कोई कानून पास भी कर दे, कार्यपालिका कोई ऑर्डिनेंस ले भी आए तो उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक दिन में पलट सकता है। तो ये हालत है और ऐसे है कि वैसे से वो ऑर्डर दिए हैं जिसका कि कोई संविधान में कोई उस तरह का जिक्र नहीं है, जिसका संविधान के कोई आर्टिकल नहीं है कि जिसको जस्टिफाई करे। उसके बाद ऐसे ऑर्डर पास हुए हैं और वो हम पर इंपोज किए जा रहे हैं। ना तो उसको सैंक्शन है किसी पार्लियामेंट का, ना कोई हमारे असेंबली का, और उसको एक कानून बना करके इंपोज किया जा रहा है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम पर जो ये थोपा जा रहा है कि आपको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, आपके पास किसी तरह की स्वतंत्रता है जो वो खत्म हो गई है, एक तरह से समझिए। इन्हें इस बात का चिंता नहीं है कि रवीश कुमार बहुजनों की चर्चा करते हैं, इसे इस बात की चिंता नहीं कि कन्हैया कुमार इनका लीडर बना हुआ है। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जब हमारे प्रोफेसर दिलीप मंडल जी पत्रकार बन जाते हैं, शंभू कुमार जी जैसे हमारे जब कोई रिपोर्टर बन जाते हैं, ये परेशानी इनको है। इनको परेशानी है कि लालू प्रसाद जी जैसे नेता जब आएंगे, बहुजन का जब कोई नेता आएगा, मायावती जी जब कोई मुख्यमंत्री से सीएम की रेस में आएंगे, तब इनको परेशानी है। इनको परेशानी ये नहीं है कि उनके ही लोग आपके यहाँ अगर कुछ कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे लोग जैसे उठेंगे तो उनके लिए सीधे है कि अब उनको रास्ते से हटाने के लिए कोई न कोई उस पर एक धारा लगाया जाएगा, उसको जेल में बंद किया जाएगा और उसको रास्ते से हटाने का कार्यक्रम चलता है। इसके लिए उनकी अपनी एजेंसी है जो जांच करती है, उनके थाने पुलिस है जो केस दर्ज करती है और उनके कोर्ट है, जज है जो फैसला देते हैं। तो ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब काम हो रहा है। मैं तो कोर्ट में हूँ, रात दिन देखता हूँ तमाशा। आप लोग सोचते होंगे कि ये देश का न्यायालय है, लेकिन सबसे अन्याय यही हो रहा है। आज जो आप देखे हुए कई केसों का अभी तक डेट नहीं आया है, कई साल लगे हुए हैं, अभी तक उनका भी लिस्टिंग नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं होता है? इसीलिए कि उसको देखा जाता है कि ये केस किसका है, कौन जाति का है, कौन वर्ण का है, कौन धर्म का है, फिर इस
वकील का सारा हिस्ट्री क्या है उसके हिसाब से केस लिस्ट होता है। नहीं तो सलमान खान का और अर्नब गोस्वामी का वहां 5 बजे मुंबई हाई कोर्ट से फैसला होता है और 6 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होकर डिसाइड भी हो जाता है। तो ये चीजें देखिए आपकी कैसे होता है। जब आपको न्याय देने की बात होगी तो आपकी केस लिस्ट नहीं होगी, कब आएगा कोई पता नहीं। लेकिन जब आपको फांसी देने की बात आएगी, आपको सजा देने की बात आएगी, तो 2 बजे रात को ये कोर्ट खुलेगा और कहा जाएगा देखिए आपके लिए मैंने 2 बजे कोर्ट खोला था। असल उसे 4 बजे फांसी देना था, तो 2 बजे तो उसे खोलना जरूरी था ना, नहीं तो वो टल जाता तो पता नहीं कितने दिन और चला जाता। तो ये सारी कहानी है और इसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। इस संविधान में जितनी बातें हैं अगर वो सही ढंग से लागू हो जाए तो इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हमारे साथी मनुवादी लोग हैं, जब उनसे बात होती है, चर्चा होती है, तो कई बार मजाक में बोल भी देते हैं। तो कहता है हमें इस बात की परेशानी नहीं कि आप लोग को कुछ भागीदारी मिल जाए, हमें परेशानी इस बात से होगी जब आप लोग आ जाएंगे तो फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमें वही करना पड़ेगा जो आप लोग कर रहे हैं और ये हम नहीं चाहते हैं। तो व्यवस्था में जो बैठे लोग हैं वो कहते हैं साफ बात कि हम जितने भी कानून पॉलिसी बनाते हैं वो कागज में देखने के लिए तो बनाना पड़ता है, लोगों को बताने के लिए, लोगों को लोग वोट लेने के लिए, लेकिन हमें नहीं करना है। क्यों? अगर मैं करता हूं तो 85% बेनिफिट आपका हो जाएगा, क्योंकि 85% आपकी संख्या है ना, तो कोई भी चीज बनेगा तो उसका 85% आपके पास जाएगा। तो हमें तो 15% मिलना था, हम तो अगर नहीं भी करेंगे तो भी हम ले लेते हैं सारा चीज, तो हमें जरूरत क्या है कि इसको लागू करें। वो तो खुलेआम बोलता है और हमारी चर्चा ऐसे लोगों से होती रहती है बराबर अपने फ्रेंडशिप लेवल पर। तो मैं इन लोगों के भी मीटिंग में कई बार जाता हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं परशुराम जयंती में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर अपने कई दोस्त हैं, बुलाते हैं, चले जाते वहाँ सारे। अभी दिल्ली में मनाया था उन लोगों ने, आम आदमी पार्टी का वहाँ MLA जो है आया हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस का भी आया हुआ था, वहाँ बीजेपी का भी आया था, वो ब्राह्मण सब आए होते उनके। तो उनका कोई पार्टी नहीं होता, वो ब्राह्मण होते हैं, वो कहीं भी होते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तो ये चीज मैंने वहां जाकर देखा, मैंने वहां सीखा। मैं इसलिए चला जाता हूँ कि देखो ये करते क्या है, कैसे ये लोगों का होता है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लोग क्यों नहीं आते हैं, वो जिस पार्टी में जाते हैं उसी के होके क्यों रह जाते हैं, आखिर वो अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं, उनके लिए कोई काम क्यों नहीं करते, जहां भी वो है वहीं पर वो क्यों नहीं करते हैं काम। अगर वो नहीं करते तो क्या परेशानी है, वहां रहने की उनको जरूरत क्या है, अगर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहां पर। तो ये हमें समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सत्ता तो ले लेते हैं लेकिन सत्ता को जब कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक सत्ता तभी तक रख सकते हैं जब तक आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं होगी, ये बाबा साहब ने कही थी। और सामाजिक सत्ता के लिए आपके पास एक आर्थिक सत्ता भी होनी चाहिए। मैं बचपन में पिताजी के ही अपने कस्टडी में पढ़ा करता था, हमारे कोई ट्यूटर वगैरह थे नहीं, गांव से आया था, तो वो पढ़ाते थे, दुकानदारी भी करते थे और मुझे भी साइड में पढ़ाते थे। उन्होंने एक चीज मुझे पढ़ाई थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका जो झंडा था उसमें लिखा हुआ था फ्लैग फॉलोज ट्रेड, जहां पर सत्ता कायम करना हुआ झंडा गाड़ना हो वहां पर आप व्यापार करो। तो जब तक आपके पास आर्थिक सत्ता नहीं होगी तो आपके पास सामाजिक सत्ता नहीं आएगी, जब तक सामाजिक सत्ता आपके पास नहीं होगी तो आपकी राजनीतिक सत्ता भी नहीं होगी। आज हम यहाँ बैठे हैं 50-100 लोग, एक कप चाय भी पिएंगे तो 100-200 खर्चा होगा, ये है आर्थिक सत्ता। अगर ये नहीं हमारे पॉकेट में होगा तो हम यहाँ जमा भी नहीं हो सकते। तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक सत्ता हम कैसे मजबूत करें, और उससे हम आज हमारे ही लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आर्थिक सत्ता है, उनके पास जब आर्थिक सत्ता हो गई तो सामाजिक भी सत्ता। वो 3% लोग जो है पूरे देश में 90% 80% लोगों को गोलबंद किए हुए हैं और हमारे लोग गमछा दुपट्टा डाल के घूम रहे हैं उसके पीछे, और उसके बाद वो सत्ता में है। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। अब सीधी सी बात है, उनके पास सारा व्यवस्था है, फैक्ट्री है, सारा कारखाना है, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो अगर कहीं मीटिंग भी करेगा तो एक दिन छुट्टी करके सबको बस भर के वहां ले जाएगा, मीटिंग कर लेगा। हम लोग तो बुलाते तो कुर्सियां भी नहीं भरती हमारी, क्यों? इसी वजह से कि उनके पास सारा सत्ता। आज
इस देश में 25,000 पारसी और लगभग जो है आपको 2.5-3 लाख जो है 25 लाख के लगभग जो आपके पार ये जैन समाज है। 54% दोनों मिला के देश का आबादी का नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक सत्ता उनके पास है। और जिनके पास आर्थिक सत्ता है उनका प्रधानमंत्री पॉकेट में है, ये देश की सरकार उनके पॉकेट में है। तो ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी कि हमें आगे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें मनवादियों से लड़ना है, लेकिन हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद किसी का बच्चा हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा। हम उसको 2,500, 3,000, 5,000 का 2 बच्चों की फीस मनोवादियों को दे रहे हैं हर महीने। हम इलाज कराने जाते हैं तो उनके पास जाते हैं, हमारा मोबाइल जो है उनका है, बैंक अकाउंट उनका है। अगर हम 100 करोड़ 125 करोड़ अगर बहुजन हैं तो 5 के हिसाब से 25 करोड़ परिवार हैं। हम अगर 10,000 भी उनको महीने में दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, टीवी, फ्रिज, गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर उनके नाम पर, तो 2.5 लाख करोड़ हम हर महीने मनवादियों को देते हैं और उनसे हम लड़ाई करने निकले। कैसे लड़ेंगे? मेरे पिता एक छोटा दुकानदार थे। 67-70 की कहानी है कि उस जमाने में 5 पंचायत का अकेला दुकान थे और 5 पंचायत का प्रधान और सरपंच कौन चुना जाएगा वहां निर्णय होता था। ये मैंने देखा एक छोटी दुकान की क्या ताकत थी। आर्थिक सत्ता किसको कहते हैं, मैंने वहां से सीखी थी। तो जब तक हम थोड़ा सा सत्ता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारे सामाजिक सत्ता में कमी आएगी। और वो सत्ता आप अंग्रेज भी देख रहे हैं कि उस यहाँ आया था, पहले व्यापारी किया, व्यापार से ही उसने सारा सैनिक खड़ा किया और ये देश की सत्ता कायम कर ली। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करने की है। हम सोचते हैं कि हम ये चीज हमारे लिए नहीं है, लेकिन नहीं, अगर हम घर से नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो दूसरा से हम कैसे उम्मीद करें कि वो करेगा। कोई आपका बच्चा तो ट्यूशन ही पढ़ के पास करेगा, 2-5 हज़ार का ट्यूटर रखिए, कोई बहुजन का एक अच्छा सा स्टूडेंट अपने यहाँ ट्यूटर रखिए, वो उसका फीस निकल जाएगा बेचारे का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और आपका बच्चा पढ़ लेगा। बिल्डिंग नहीं पढ़ता है, टीचर नहीं पढ़ता, बच्चे को पढ़ना है, आप अपने बच्चे को ट्यूटर से पढ़वाइए। ट्यूशन तो कहीं भी लगाना, बिना ट्यूशन के तो सर प्राइवेट स्कूल में नहीं पास करेगा वो। तो बदलना है तो कैसे बदलेंगे आपको समझना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। हम तो एक अपना, हमारा तो बहुजन समाज के स्कूल तक अपना नहीं है, हम उससे लड़ाई लड़ने चल रहे हैं। तो हमारा क्या है इस देश में? आप 100 साल ये आरएसएस जो लगाया क्या है? गली गली में उसका रजिस्ट्रेशन निकेतन खुल गया है, डीएवी खुल गया है, उसके सारे सरकारी कॉलेज स्कूल भर गए। आप जाइए, क्यों वो सरकारी खत्म कर रहा है? क्यों? उसने पैरेलल खड़ा कर लिया अपने कॉलेज में। आप वहां जाइए, अब पढ़ना है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना, वहां खर्चा करिए, नौकरी उस स्कूल में आपको नहीं मिलना, उस कॉलेज में आपको नहीं मिलना, उसकी जगह पर नहीं मिलना, आपको मजदूर के रूप में जहां जाना है काम करिए। तो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं? आने वाली जनरेशन को तो उतना कुछ मिलना भी नहीं जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, ना तो एक यूनिवर्सिटी हमने बनाया है, ना एक कॉलेज बनाया है, ना एक हॉस्पिटल बनाया है अपने लिए। तो जब तक हम ऐसे नहीं अपना तैयार करेंगे अपना पैरेलल इकोनॉमी, तब तक हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं। अमेरिका में 14% काले लोग हैं और उसकी इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी 17% उसकी अपनी इकोनॉमी है। वहाँ के जो अमेरिका की इकोनॉमी है 17% होल्ड करता है, 14% आबादी वाले लोग, उसका अपना बैंक है, अपना इंश्योरेंस है, अपना हर फैक्ट्री है। तो आप किसी भी सत्ता से लड़ने के लिए आप ऐसे भूखे सोचेंगे लड़ लेंगे तो ऐसे नहीं लड़ाई होगी। लड़ने के लिए आपके अंदर भी होना चाहिए, जो 5 आदमी आपके पास बैठे तो कुछ चाय पिलाने के लिए आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए। आज हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं ये भी मजबूर हैं कि अपने घर से सक्षम नहीं है कि अपनी पत्रकारिता घर से कर पाएंगे। ये हम ही लोग कुछ 2 पैसे से इनका भी चल जाता है ना, हमें कोई अपना मीडिया खड़ा कर पाए तो हमारा न्यूज कहाँ पहुंचेगा कहीं अपने लोगों तक। तो संविधान बहुत कुछ है, लेकिन संविधान के रहने से कुछ नहीं होता, संविधान लागू करने वाला भी तो चाहिए। लागू कौन करेगा? वो जिसने हमें सब कुछ छीन लिया हमसे, वो देगा वापस। आपको अपनी चीज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा उसमें। बाबा साहब को भी बहुत कुछ मिल रहा था, वो चाहते तो बैठ जाते, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो जान, जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तो लोगों को देंगे कैसे? तो हमें कुछ लेने के लिए, पाने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा, और सिस्टम में जाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमारी तैयारी क्या है। आज हमारे लोग सत्ता लिए हैं और ना अपने जज बनाए, ना अपने अटॉर्नी बनाए, नतीजा वो जेल में। जेल वही नहीं जाएगा जिसका अपना जज होगा, जिसका अपना अटॉर्नी होगा।
घोटाला करते हुए भी आज जिसने घोटाला नहीं किया वो जेल खट रहा। मैंने इनको बात भी किया कि ऐसे आप काम करोगे सत्ता में जाने से कुछ नहीं होगा। आपका एमपी क्या करता है वहां पर, जीतने के बाद आपका एमपी क्या करेगा, क्या ऐसा काम किया है, आप क्या करोगे जो उसी आदमी को दोबारा भेज रहे हो। आप एक बार अपनी पार्टियों को एक बार लेखा जोखा करो, और कैसा नेता चाहिए हम लोगों से पूछो, हम बताएं कैसा नेता चाहिए, कैसा आपको अंदर आप जाने लायक ही नहीं लोगे तो जा करोगे क्या, करने लायक ही नहीं हो कुछ तो करोगे क्या, आप सिवाय जेल जाने के सिवा कुछ करोगे नहीं आप। और उसका नतीजा होता है कि हमें सुनना पड़ता है गाली कि तुम्हारे लोगों ने ये सामाजिक न्याय का ये किया वो किया, इसका जवाब हम देते फिरते हैं। तो हमारे अपने प्रतिनिधियों से भी बात करनी पड़ेगी कि आप इस तरह के जो लोग भेज रहे हैं उनका भी कैरेक्टर और उनका भी चरित्र और उनका भी देख लीजिए तो करते क्या है, कर क्या सकते हैं। वो खाली भेज देने से कुछ थोड़ी होता है, वहां जाके कुछ करने लायक अगर नहीं है तो बेकार है। तो ये सारी चीजें हमें खुद अपने बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पर एक बात समझनी पड़ेगी, हमें लोगों को जो भी है चर्चा आपस में करनी पड़ेगी। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था में अगर हम ढंग से लड़े तो बड़ी बात नहीं है, ये बहुत शांतिपूर्ण से लड़ाई हो सकती है। उछल कूद और लठमारी से कोई व्यवस्था चेंज नहीं होता है। हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था में, इन्हीं के माध्यम से हमें सब कुछ करना है। लेकिन हमारी तैयारी बस एक दिन पहले नहीं होती है, ये लोग तैयारी पूरे कर रहे हैं 100 साल से। हम सोचते हैं कि इलेक्शन से 1 महीना पहले सब कुछ कर लेंगे, जाकर के 2 दिन पहले दर्ज कर लेंगे, वैसे नहीं होती है। ये बदलाव सामाजिक सत्ता और परिवर्तन के काम जो है रोज दर चलते रहना चाहिए। अगर आपको मिल गया तो उसको हम कंटिन्यू कैसे करें, फिर आगे नेक्स्ट हमें कैसे मिले, इसकी तैयारी होती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी हमें जो है सब कुछ करना है। संविधान में जितनी भी चीजें हैं, आज जो जजमेंट आ रहे हैं वो क्या है, कभी ये ऋषि मुनियों के नाम पर गीता पुराण सब लिखे, आज वो जजमेंट लिख रहे हैं उन्हीं के लोग जज के नाम पर। उस समय भी कहा था शूद्रों को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार नहीं है, आज भी कहता है कि आपका कोई अधिकार नहीं है। तो वही चीज ये कर रहे हैं, लेकिन उसका खाली नाम बदल रहा है, उसके स्वरूप बदल रहे हैं, तरीका वो निकाल लिया है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो जो कर रहे हो तो सब कुछ वही भगवान है। ये देश का सबसे सुप्रीम अगर है तो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, नॉट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। अगर वो संविधान विरुद्ध काम करता है तो उसका बायकॉट करना, उसके खिलाफ करना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिकॉज वी आर वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड यही है। संविधान उनको हैंड ओवर नहीं किया गया, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया को हैंड ओवर किया गया है। अगर वो गलत जजमेंट आता है तो उसके खिलाफ भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि आपका नहीं चलेगा, ये आप गलत पद्धतियां बनाएंगे, गलत बेंच बनाएंगे, संविधान विरोधी बेंच बनाएंगे, ऐसे थोड़े होता है। तो हमें इन सब चीजों के लिए जब तक आप नहीं स्टडी करके और इसकी रिसर्च करके आप नहीं आ पाएंगे तो ऐसे आने से कोई फायदा नहीं, आप बात करने से कोई फायदा नहीं। ये तो वो उनके पुरुष है और क्या है वो सब उसके समेट देंगे उसमें। हमें चर्चा इन्हीं मुद्दों पर करना है। इस देश के संविधान में वो सारी व्यवस्था है जो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व की बात करता है। अगर आप संविधान के आर्टिकल 15 और 16 पढ़ें तो उसमें सीधे लिखा हुआ है 16 में प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। अब किसको है तो एनी बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड कौन है इसकी क्लास डिफिनेशन आपको 340, 41, 42 में दिया है। कहां देना है, इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट का डिफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 कहता है स्टेट मींस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा हो गया पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ऑफ दिस कंट्री, इस हर स्टेट का। वहां भी आ गया आपको गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। फिर उसमें कहता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री भी आ गए, जितने मिनिस्टर हैं, इवन उसका राष्ट्रपति भी आ गया जो कि हेड होता है गवर्नमेंट का। फिर कहता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, उसमें गवर्नर आ गए, सारे उसके मिनिस्टर्स आ गए, उनके सारे ऑफिसर जितने भी हैं ABCD सारे ऑफिसर्स आ गए, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। फिर कहता है उसमें लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में आपका ग्राम पंचायत आ गया, नगर पालिका आ गया, सारा आ गया। फिर कहता है कि एनी अदर बॉडी जो इस देश के कानून के अंदर रजिस्टर्ड है,
चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल क्या हो, अगर इस देश के किसी भी कानून के अंदर वो रजिस्टर्ड है, दैट इज स्टेट। इसी वजह से आपको जो है ये सारे मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यू क्यों ओपीडी क्यों खोला गया, इसी वजह से कि आप देंगे, क्योंकि आप स्टेट हैं लोकल बॉडी के, और ईडब्ल्यू कोटा क्यों दिया इस तो जब वही चीज बहुजनों को देने की बारी आती है तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जब उनको देना होता है तो उनके लिए ये स्टेट बन जाता है।